सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर एक्साइटिंग वीडियो जो कि आज हम करेंगे क्लास 12th की केमिस्ट्री के लिए। एंड आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 4 और अपडेटेड एनसीईआरटी में होगी यूनिट नंबर 3। तो उसका नेम है केमिकल काइनेटिक्स। तो आज हम इसका एनसीईआरटी से डिस्कशन करेंगे। इसके बारे में जितनी चीज़ें वो आज हम एनसीईआरटी से ही पढ़ लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स अगर आप पढ़ना चाहें तो आप खुद से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख ही रहे होंगे। बाकी इसमें जो भी दिया गया है वो तो हम पढ़ ही लेंगे, तो इस वजह से मैं इसको नहीं रीड करने वाला। तो सबसे पहले हमें बताया गया है द यूज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो ये हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में दैट हाउ हाउ एनी केमिकल रिएक्शन। हम सबको पता है केमिकल रिएक्शंस होती ही रहती हैं, हर जगह कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो आखिर ये केमिकल रिएक्शन हो कैसे रही है, ये हमें बताने वाला कौन है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिस्ट्री बाय इट्स वेरी नेचर इज कनेक्टेड इज कंसर्न्ड विद द चेंज। ऑफ कोर्स केमिस्ट्री मतलब किसी एक चीज़ का किसी दूसरी चीज़ के अंदर चेंज होना, यही तो होती है हमारी केमिस्ट्री के अंदर। एंड सब्सटेंसेस विद वेल डिफाइंड प्रॉपर्टीज आर कन्वर्टेड बाय केमिकल रिएक्शंस टू द अदर सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। एक सब्सटेंस जिसकी प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूँ ए है तो वो कन्वर्ट हो रहा है किसी दूसरी सब्सटेंस टू के अंदर जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल ही चेंज हो जाएंगी, बी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो केमिकल रिएक्शन है वो अगर होती है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। सो फॉर एनी केमिकल रिएक्शन केमिस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। सो जो भी हमारे साइंटिस्ट हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने पे क्या क्या देखते हैं? सबसे पहले फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिजिबिलिटी मतलब कितनी आराम से कोई रिएक्शन हो जा रही है। प्रिडिक्टेड बाय थर्मोडायनेमिक्स, जैसे कि हमें थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया था, इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0 देन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एंड इफ द डेल्टा जी इज लेस देन 0 देन द greater than 0 then the reaction is non-spontaneous। तो इसी तरीके से spontaneous non-spontaneous जो प्रोसेसेस है उन सब के बारे में हमें बताया गया। at constant temperature and pressure is feasible। सेकेंड पॉइंट पे अब हम पढ़ेंगे एक्सटेंट टू विच अ रिएक्शन विल प्रोसीड कैन बी डिटरमाइंड विद केमिकल इक्विलिब्रियम। हमें पता है जब तक कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है या रिएक्शन बैकवर्ड जा रही है तभी तक वो जाएगी, यानी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंच जाएगी। मतलब जितना ये आगे जाएगा उतना ही ये पीछे जाएगा। तो ये हमें इक्विलिब्रियम से ही पता चलता है कि कितनी देर तक कोई रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर पा रही है। स्पीड ऑफ द रिएक्शन दैट इज द टाइम टेकन बाय द रिएक्शन टू रीच द इक्विलिब्रियम। तो ये तीन चीजें हैं जो कि कोई भी केमिस्ट जो है वो देखते हैं। पहला कि कितनी आसानी से कोई रिएक्शन हो रही है, सेकेंड वो कितनी हाउ एक्सटेंड टू विच एक्सटेंड द रिएक्शन विल गो टू द इक्विलिब्रियम विल बी प्रोसीडेड, मतलब किस एक्सटेंड तक कितने कि अगर मैं बोलूँ कि 10 ग्राम है तो कितने ग्राम तक जो है वो आगे जाएगा, ये हो गया एक्सटेंड। और कितने टाइम लगेगा उसे यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए किसी रिएक्शन को होने में, ये सारी चीज़ें कोई भी केमिस्ट देखते हैं। So along with the feasibility and extent, it is equally important to know the rate and the factors controlling the rate of chemical reaction। हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि आखिर किस रेट से और किस फैक्टर से कोई भी रिएक्शन जो है वो कंट्रोल हो रही है। सो इट इज कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जांपल, जस्ट अ सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल विच पैरामीटर्स डिटरमाइन एज टू हाउ रैपिडली फूड गेट्स बॉइल्ड। कोई तो पैरामीटर होगा जो कि बताता होगा कि अगर इसमें इतना ऑयल होगा तो ये इतने बजे तक खराब हो जाएगा, या फिर अगर इसको आप इतनी देर तक बाहर छोड़ देंगे तो ये खराब हो जाएगा खाना, या फिर हमारे पेट में जाके कोई खाना कितने टेम्परेचर किस कंडीशन कितना हमारे पेट में से जूस निकलेगा कि वो डाइजेस्ट हो जाए, डाइजेस्टिव जूस जो है। तो ये सारी चीज़ें के लिए कोई ना कोई पैरामीटर ऑफ कोर्स होता होगा। एंड हाउ टू डिजाइन अ रैपिडली सेटिंग मटेरियल फॉर डेंटल फिलिंग, कि आखिर किसी भी जो डेंटल फिलिंग करी जाती है दांतों के अंदर उसके लिए कैसा हमें डिजाइन करना पड़ेगा कि जो डेंटल फिलिंग है वो सही से हो जाए। एंड व्हाट कंट्रोल्स द रेट, किस रेट पे फ्यूल बर्न करता है ऑटो इंजन में, ये किस स्पीड से किस टाइम से जो कि रेट है वो बर्न हो रहा है इन एन ऑटो इंजन के अंदर फ्यूल जो यूटिलाइज कर रहा है। So all these questions can be answered by the branch of chemistry which deals with the study of reaction rates and their mechanism are called chemical kinetics। अंडरलाइन करने वाली बात है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। The branch of chemistry which deals with the study of reaction rates and their mechanism is called chemical kinetics। जो हमारी अंडरलाइन करने वाली बात होंगी वो आपको भी एनसीईआरटी में अंडरलाइन करनी है। The word kinetics is derived from Greek word kinesis meaning movement, and the thermodynamics tells only about the feasibility of the reaction where chemical kinetics tells us। अच्छा, हमने थर्मोडायनेमिक्स में भी कुछ इसी तरीके की बात करी थी। तो थर्मोडायनेमिक्स जो है वो सिर्फ हमें इतनी ही बात बताएगा कि कितनी फिजिबिलिटी है किसी रिएक्शन के होने में, लेकिन वहीं अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो हमें बताएगा कि किस रेट से कोई रिएक्शन हो रहा है। वो हमें बताएगा कि रिएक्शन अपने आप हो रहा है कि वो रिएक्शन करवाई जा रही है, लेकिन ये हमें बता रहा है कि कितने जल्दी या कितनी धीरे धीरे कोई रिएक्शन हो रही है।
समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस? डिफरेंस दिया गया है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसको आप इंपॉर्टेंट करके यहाँ पे एक स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक। और यहाँ पे साइड में लिख लीजिए क्या है यहाँ पे दिया गया हमें। डिफरेंस बिटवीन thermodynamics and chemical kinetics. I hope this thing is very 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 clear to you. Then for example में हमें दिया गया है that thermodynamic data indicate that diamond shell convert to graphite. कि कैसे डायमंड जो है वो ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो रहा है, but the conversion rate is very very slow, so the change is not precipitable at all. ये रेट ही देखिए, थर्मोडायनेमिक्स हमें ये तो बता देगा कि एक जो डायमंड है वो ग्रेफाइट के अंदर बदल रहा है, लेकिन ये कन्वर्जन है ही इतना धीरे धीरे कि जो रिएक्शन है वो पता नहीं कितना टाइम लेके होगी। तो ये सारी चीजें तो हमें थर्मोडायनेमिक्स बताते ही नहीं है। Therefore most of the people think that the diamond is forever. Kinetic studies not only help us to determine the speed or rate of chemical reaction, but also describe the conditions by which reaction rates can be altered. ये हमें सिर्फ इतना नहीं बताता कि स्पीड या फिर रेट कितने केमिकल रिएक्शन का, वो बताने के साथ साथ ही हमें ये भी डिस्क्राइब करता है कि किस कंडीशन है जिसपे कि केमिकल रेट्स जो है वो ऑल्टर करे जा सकते हैं। कि अगर मैं बोलूँ कि कोई रिएक्शन यहाँ से यहाँ तक में 10 मिनट ले रही है होने में, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे कोई कैटलिस्ट डाल दिया तो वो रिएक्शन 10 मिनट से घट के 5 मिनट में ही हो जाएगी। तो हमें कंडीशन भी बताते हैं कि आखिर ऐसी क्या कंडीशन हो जाएंगी जिसमें कि रिएक्शन के रेट जो है ये भी ऑल्टर हो जाते हैं। नाउ द फैक्टर्स सच एज कंसंट्रेशन, इसे मार्क करना है हमें, मार्क कर लीजिए इसे जल्दी से। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। हमें 4 चीजें बताई गई हैं एनसीईआरटी में, हमें 4 ही चीजें याद रखनी है। इसके अलावा कोई 5वीं चीज दे दे तो आप उसका ऑप्शन नो कर देंगे। एक क्वेश्चन में पूछने वाला है, यहाँ पे देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of following determine rate of reaction? Option A concentration, option B temperature, option C pressure, and option D all. ऑप्शन ऑब्वियसली ऑल होगा। 3 चीजें, चौथी इसमें से कोई एक हटा के आपसे चौथी चीज दे दी जाए तो आप वो लिख देंगे, और इन चारों के अलावा अगर कोई और ऑप्शन आपको दिया जाए तो आप उसको हटा देंगे। आप उसको, जैसे कि मैं क्वेश्चन में बदल दूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो फिर आपको जो इन चारों के अलावा कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट के अलावा जो भी ऑप्शन दिया होगा आप उसको ही टिक कर देंगे। At the microscopic level, we are interested in amounts reacted or formed and the rates of their consumption or the formation. At the molecular level, the reaction mechanism involving orientation and energy of molecules ongoing collisions are discussed. क्या बोल रहे हैं, जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात करेंगे तो हम बात करेंगे अमाउंट ऑफ द रिएक्टेड एंड द फॉर्म, और कितना रेट हुआ कंजम्पशन का और फॉर्मेशन का। वहीं अगर मैं मॉलिकुलर लेवल पे बात करूँ तो बात करी जाएगी ओरिएंटेशन की और एनर्जी कितनी जो है मॉलिक्यूल्स में हुई जब उनका कॉलिजन हुआ। तो ये 2 अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें कंपैरिजन किया गया है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर और मॉलिकुलर लेवल पे। इन दिस यूनिट वी शैल बी डीलिंग विद द एवरेज एंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे कि आपने स्पीड पढ़ी थी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, जैसे कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे कितनी तेजी या कम से जो रिएक्शन है वो होता है, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग दीज, कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इन पे इफेक्ट करते हैं। सम एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ हाउ द कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन rates are also given, and however in order to understand all these let us first learn about the reaction rate. तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जो चीज़ पढ़ने वाले वो है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितनी जल्दी कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा। जी अब ठीक है, फिर से ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा, 1 मिनट वेट करिएगा।
तो देखिए कुछ रिएक्शंस जैसे कि आयोनिक रिएक्शंस जो है वो बहुत फास्ट होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ प्रेसिपिटेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड AgCl, और AgCl का जो रिएक्शन है वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाता है मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड की। अगर हमें सोडियम क्लोराइड बनाना है तो उसके लिए हम सिल्वर नाइट्रेट और NaCl को हम लोग रिएक्ट कराएंगे। इतनी जल्दी ये रिएक्शन होगा कि सिल्वर क्लोराइड हमें देखने को मिल जाएगा। ऑन द अदर हैंड सम रिएक्शंस आर वेरी स्लो, कुछ रिएक्शंस बहुत धीरे धीरे होती हैं। जैसे कि आयरन पे रस्ट चढ़ जाना, एकदम से तो रस्ट चढ़ नहीं जाती है, कुछ टाइम लगता है, सालों लग जाते हैं आयरन पे जो रस्ट होती है चढ़ते चढ़ते इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। Also, there are reactions like inversion of cane sugar and hydrolysis of starch, which proceed with a moderate speed. कुछ ऐसी भी reactions होती है जो कि moderate speed से होती हैं, कुछ बहुत तेज होती है, कुछ बहुत धीरे होती है, और कुछ बहुत moderate speed से होती है। जैसे कि केन शुगर का चीनी में बदलना, मतलब शुगर केन का चीनी में बदलना, और हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। इनके अलावा और भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। आपको अगर कोई याद आ रहा तो आप लिख लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। यू मस्ट बी नोइंग दैट द स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ चेंज इन द पोजीशन और डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। स्पीड हम सबको पता क्या होती है, स्पीड इज चेंज इन द पोजीशन और डिस्टेंस इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब थोड़े से टाइम डिस्टेंस के चेंज में हमें कितना टाइम लग गया, ये सारी चीज़ हमने स्पीड में पढ़ी थी। Similarly, the speed of the reaction or the rate of the reaction can be defined as the change in concentration of the reactant or the product in unit time. कि कितनी तेज या धीरे से कोई भी concentration या तो reactant या फिर product की change हो रही है with the time। तो ये बात हमें करनी है underline, important बात है। The speed of the reaction or the rate of the reaction can be defined as change in concentration of reaction or product in the unit time। और मैं अगर स्पेसिफिकली बोलूँ तो हमें इसको दो पार्ट्स में समझाया गया है कि रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स। अगर दो रिएक्टेंट्स हैं A और B और ये बना रहे हैं C प्लस D, तो इन दोनों में से किसी भी एक की कंसंट्रेशन जो है वो उसका जो रेट है वो या तो डिक्रीज हो जाएगा या फिर रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स में से किसी भी एक का या तो C का या फिर D का जो रेट है कंसंट्रेशन का वो इंक्रीज हो जाएगा। प्रोडक्ट में से डिक्रीज होगा और सॉरी रिएक्टेंट में से डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन क्रिएट करते हैं assuming the volume of the system to be V, कि अगर रिएक्टेंट में V वॉल्यूम था तो प्रोडक्ट में भी V वॉल्यूम ही आया है। तो हमने कंडीशन ले ली यहाँ पे ये वाली। अब इसको आगे देखिएगा, 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट आर, 1 मोल आर रिएक्टेंट का प्रोड्यूस करता है 1 मोल प्रोडक्ट का। इफ R1 एंड P1 आर द कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन है R1 और इसकी कंसंट्रेशन है P1, आर द कंसंट्रेशन ऑफ R एंड P रिस्पेक्टिवली एट टाइम T1। ये था टाइम T1 पे और ये भी था टाइम T1 पे। और कुछ इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम अलग से बना के करेंगे। ये देखिएगा यहाँ पे R दे रहा है P 1 मोल एट टाइम T1। T1 पे क्या बोल रहे हैं, इसकी कंसंट्रेशन है R1 और इसकी कंसंट्रेशन है P1। टाइम T2 पे इसकी कंसंट्रेशन हो गई R2 और इसकी कंसंट्रेशन हो गई P2। अब अगर मुझे चेंज इन टाइम निकालना हो तो टाइम कैसे निकलेगा, T2 माइनस T1। T2 की वैल्यू क्या है, R2 और P2। लेकिन यहाँ पे इन्होंने T2 और T1 की वैल्यू नहीं रखी, इन्होंने डेल्टा R मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, वो क्या हुई R2 माइनस R1, और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ये रिएक्टेंट की थी, ये प्रोडक्ट की, तो P2 माइनस P1। सो द रेट ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट्स इन द यूज्ड टू एक्सप्रेस द मोलर कंसंट्रेशन, हमें पता है कंसंट्रेशन को हम ब्रैकेट्स में दिखाते हैं। सो द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R, ये कितनी रेट से जो R है वो कम हो रहा है। सो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ R, कितना उसमें डिक्रीज हुआ वो अपॉन में कितना टाइम लगा T। और रेट इन अपीयरेंस ऑफ P, कितना P बढ़ गया तो उसके लिए इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ P और अपॉन में टाइम टेकन T। बोल रहे हैं जो डेल्टा R है वो एक नेगेटिव क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि R1 जो था वो बड़ा था और R2 में इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई। तो अगर हम छोटे में से बड़े को माइनस करते तो आंसर तो नेगेटिव में ही आता है, तो इस वजह से बोला गया नेगेटिव है। एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग
इट इज़ मल्टीप्लाइड विद -1 टू मेक द रेट ऑफ रिएक्शन अ पॉजिटिव क्वांटिटी, और इसको पॉजिटिव क्वांटिटी बनाने के लिए इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। So equation 4.1 and 4.2 given above represent the average rate of the reaction RAV. RAV. RAV का मतलब average rate of the overall reaction हमें मिल रहा है इन दोनों इक्वेशन से। फर्स्ट इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ या फिर डिसअपियरेंस ऑफ R और अपीयरेंस ऑफ P. Average rate depends upon the change in concentration of reactants or products and the time taken for the change to occur. कितने टाइम में चेंज हो रहा है और कितना चेंज हो रहा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स के अंदर। तो आज जो कि हम है अपनी वीडियो यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगली वीडियो में हम ग्राफ्स के समझने वाले हैं, तो तब तक आपको वेट करना है और फिर ये वाली वीडियो हम प्रोसीड करेंगे। अगला पार्ट हम लेके जाएंगे थोड़ा आगे तक, यहाँ तक हम करेंगे अगला पार्ट, यहाँ तक ही कर लेंगे, पूरा ये क्वेश्चन तक कवर हो जाएगा। फिर हम 4.0 से अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज ज़्यादा नहीं कर रहे हैं बिकॉज अभी आज हमने स्टार्ट ही करा है, इतना सारा एक साथ नहीं हो पाता है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।